नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रोबिका लियाकत शो। आज ऐतिहासिक दिन है, नया संसद और आज इतिहास बन गया है। लोकसभा ने नई बिल्डिंग में पेश हुए पहले ही बिल पर 2/3 बहुमत से मोहर लगा दी है। सोचिए, आगाज इतना शानदार है तो आने वाले पल कितने बहुत ही शानदार होंगे। इस मोहर के साथ ही नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 कानून बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गया है। बिल के पक्ष में लोकसभा के 454 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। इस बिल का विरोध करने वाले 2 सांसद किस पार्टी के हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा में आज क्या हुआ वो जानना जरूरी है। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 454 ना 2 प्रस्ताव सभा की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बना। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जोरदार बहस हुई। ज्यादातर राजनीतिक दल बिल के समर्थन में थे, लेकिन सियासत में बिना किसी इफ एंड बट के कहां कोई समर्थन करता है, बताइए। इसीलिए विपक्ष ने बिल के तमाम इफ और बट्स गिनाए। सत्ता पक्ष ने भी हर मुद्दे पर जवाब दिया और इसीलिए इस बिल पर चर्चा में 61 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन 61 सांसदों और मंत्रियों में 33 महिला सांसद थी और 27 पुरुष सांसद थे। इस मंथन के बाद जो निकल कर आया वो ऐतिहासिक है। आप नाम गिनिए, बस नाम गिनते रह जाइए। सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, जय ललिता, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, ये तमाम सियासत के वो नाम हैं जिन्होंने अपने दम पर सियासत का सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन अब इन 10 नामों में कई नाम जुड़ेंगे। अगले कुछ साल बाद जब सियासत से जुड़ी महिलाओं का जिक्र होगा तो सैकड़ों नाम आएंगे और उनमें से कई ऐसी होंगी जो सियासत को बदलने वाली होंगी, नई पौध खड़ी करने वाली वो बनेंगी। सब जब होगा तो बार बार आज का दिन यानी 20 सितंबर 2023 का जिक्र होगा कि कैसे संसद के नए भवन में नया इतिहास लिखा गया। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज लोकसभा में जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो हर वक्ता का एक एक शब्द नोटिस करने वाला था, क्योंकि जब आज से 20 साल बाद महिलाओं को मिली सबसे बड़ी शक्ति पर बात होगी तो आज के दिन लोकसभा में किसने क्या कहा उसका भी उल्लेख होगा। इसीलिए आज के दिन की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। वक्त था 11:06। स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बिल पर चर्चा करने के लिए बुलाया। राजस्थान के बीकानेर से सांसद और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भगवा और हरे रंग के राजस्थानी साफे में बिल्कुल तैयार नजर आए। स्पीकर के आदेश के साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने बिल की बारीकियों से सदन को अवगत कराया। एंड 28th अमेंडमेंट बिल 2023 मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। हर बारीकी को पटल पर रखा गया। मंत्री जी औपचारिकता के बाद चर्चा की शुरुआत हुई। उन्होंने औपचारिकता की इस बिल को फॉर्मली सामने रखकर। पूरा सदन जानता था कि वो एक ऐतिहासिक फैसले के भागीदार बनने वाले हैं, इसीलिए सबने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। लेकिन संसद में मौजूद 82 महिला सांसदों के चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। ज्यादातर महिला सांसद रंग बिरंगी साड़ियां पहने संसद में पहुंची थी और चर्चा में सबसे पहले अपनी बात रखना शुरू की कांग्रेस की नेता, पूर्व यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। व्हाइट और ब्लू रंग की साड़ी पहनी सोनिया गांधी 11:16 पर अपनी कुर्सी से उठती हैं, अपनी सीट से उठती हैं और बोलना शुरू करती हैं। 8 मिनट का भाषण देती हैं। सोनिया गांधी विपक्ष का एजेंडा सेट करती हैं। सोनिया गांधी के बाद जितने भी विपक्षी सांसद बिल पर चर्चा में भाग लेने के लिए आए वो सब के सब एक ही सुर में बोलते दिखाई दिए कि क्यों इस
बिल का समर्थन जरूरी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम not 33%. कास्ट सेंसस कराकर That ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे। मुस्लिम्स एंड दलित, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं का भी महिलाओं के आरक्षण की फाइनल जेम की 40%। पक्ष में थी, लेकिन ओबीसी, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण इसमें मिलना चाहिए, ये सारी सांसद विपक्ष की बात करती नजर आई। विपक्षी सांसदों ने बिल के कानून बनने के बाद उसको लागू करने में जो देरी होगी वो मुद्दा भी उठाया। हर विपक्षी सांसद के मुंह से एक बार जरूर देरी की बात आई। जो विपक्ष ने एक सुर में जो देरी की बात कही उसे मुद्दा बनाया गया। ठीक उसी तरह सत्ता पक्ष के सांसदों ने एक सुर में देरी की बात का जवाब दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा में सबसे पहले सुबह 11:24 पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। निशिकांत दुबे ने जब चर्चा पर बोलने की शुरुआत की तो विपक्षी बेंच से हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का कहना था कि आखिर सत्ता पक्ष की तरफ से किसी महिला सांसद ने चर्चा की शुरुआत क्यों नहीं की। इस बात का जवाब दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। सुनिए। महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। अमित शाह के बाद जवाब जब दिया उन्होंने तो हंगामा शुरू हो गया। हंगामा जब शांत हुआ फिर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से सभी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के लागू होने की तारीख पर पलटवार किया। ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे। सवाल था कांग्रेस यूपीए के सामने, एक तरफ सत्ता का, एक तरफ सिद्धांत का। अगर उनका सिद्धांत होता, उनके मन में कोई कमिटमेंट होता, सरकार को ये निश्चय था कि हमको महिलाओं को आरक्षण देना है, तो निश्चित पास होता। कि 70-75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। हमारे घर की महिला आगे आरक्षण हो गया। बड़ी पार्टी में जितने भी ये दल है, जो दलदल है, वो जो बैठे इकट्ठा, उनको यही लगता है कि हमारे घर की महिला आ गई तो आरक्षण हो गया, महिला सक्षम हो। ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। जो बातें सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं आज आपके लिए वो समझना बेहद जरूरी है। संविधान के आर्टिकल 82 में लोकसभा और विधानसभा की सीटें रिजर्व है और उसमें बदलाव करने के लिए नियम स्पष्ट है। क्या नियम है ये समझिए। अभी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 1971, माफ कीजिएगा, ये जो सीटें हैं वो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित है और इसमें कोई भी बदलाव 2026 के बाद जो जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश होगी तभी आ सकती है। डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों? विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए था।
उनके जवाब के बाद जो मंत्री के जवाब से पहले आखिरी भाषण था वो था राहुल गांधी का। अब एक बार फिर चर्चा की तरफ आपको लेकर चलते हैं। महिला आरक्षण बिल का लोकसभा में सभी दलों ने समर्थन किया, लेकिन एक सियासी दल ने बिल का विरोध भी किया। एआईएमआईएम ने ये विरोध किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असद ओवैसी बिल पर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने साफ कहा कि वो इस बिल का विरोध करने के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। On behalf of my party, I stand to oppose this legislation. On behalf of my... जिस मुद्दे को ओवैसी ने उठाया उस मामले को भी विपक्ष के कई सांसदों ने उठाया, यानी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान ओबीसी आरक्षण को विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill. लेकिन जिस मांग को विपक्षी गठबंधन मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो है क्या? विपक्ष क्या मांग कर रहा है कि जब 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व की जाए। यानी जैसे देश में एसटी एससी के लिए अभी 131 लोकसभा की सीटें रिजर्व हैं, जो महिला आरक्षण लागू होगा उसमें इन 131 सीटों में से 43 सीटें एसटी और एससी की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। बची 412 सीटें जिस पर जाति धर्म के लोग चुनाव, कोई भी जाति के और कोई भी धर्म के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी 136 सीटें सभी जाति धर्म की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इन 136 महिलाओं के लिए रिजर्व सीटें उसमें जो है कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाए। यही मांग उठ रही है। वैसे ये मांग आज की नहीं है, 27 साल पहले भी जब पहली बार ये बिल आया था कई दलों में ओबीसी आरक्षण की मांग उठी थी। इसीलिए आज ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करने में दिक्कत क्या है। दरअसल भारत में ओबीसी के लिए कोई सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। एससी और एसटी के लिए तो सीटें रिजर्व है, इसीलिए एससी और एसटी की महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करना आसान हो जाएगा। लेकिन ओबीसी की महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करना एक नया प्रावधान लाना होगा। उसके लिए जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। तो ओबीसी महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करनी है तो उसके लिए भी 2026 के बाद की जनगणना रिपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बगैर मौजूदा चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये तो थी टेक्निकल बात, संवैधानिक बात। लेकिन लोकसभा में आज हमारी नारी शक्ति को देखना चाहिए। जबरदस्त नजारा था। विपक्षी बेंच पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, डीएम के सांसद कनिमोड़ी, करुणानिधि के बीच एक जबरदस्त बॉन्ड देखने को मिली। जब कनिमोड़ी चर्चा के दौरान बोल रही थी तो उसमें महिला शक्ति का जिक्र आया। सत्ता पक्ष ने जयललिता का नाम लेकर डीएम के सांसद को तंज में फंसाने की कोशिश की। इसके बाद कनिमोड़ी ने तुरंत सत्ता पक्ष को जवाब दिया। उनको सबसे ज्यादा सराहना मिली बगल में बैठी सुप्रिया सूले से। Yes, Jayalalitha was a strong leader. I accept. I have no hesitation in accepting that she's a very, very strong leader. Well done, Exactly. Well done. And Mayawati ji, Madam Sonia Gandhi. Mamata Banerjee. And the one of the names you often forget is देखा आपने ये किस तरीके की बॉन्डिंग थी। ये 2 महिलाओं के बीच में बॉन्डिंग थी, 2 अलग अलग पार्टियों की इन ताकतवर महिलाओं के बीच की बॉन्डिंग थी। अब इस पर ये आरोप भी लग सकते हैं कि भाई दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि उनको सत्ता एक प्लेट में बिछी हुई मिली।
और इसीलिए यहाँ पर विपक्ष पर लगातार तंज भी कसा जाता रहा। लेकिन ये बातें तो सियासी है। संसद में आज कुछ महिलाओं को देखकर आपको गर्व महसूस होगा। उनमें से ये 2 महिलाएं थी जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। सुप्रिया सुले भी थी और कन्नी मोड़े भी थी। आपको महसूस होगा कि हमारा लोकतंत्र जितना जीवंत है। ओडिशा के जगत सिंहपुर से बीजेडी सांसद राजश्री मलिक, आप इनको देखिए, हरी साड़ी में आपको नजर आ रही है। अद्भुत नजारा था। बीजेडी की सांसद है राजश्री मलिक महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रख रही थी। उनके ठीक बगल में एक बुजुर्ग महिला सांसद दिख रही थी। जो लेडी इस वक्त आपको खड़ी दिखाई दे रही है वो है राजश्री मलिक, और बुजुर्ग महिला जो आपको दिखाई दे रही है हरी साड़ी में, उनके बारे में आप जानिए। इनको देखकर लग रहा है कि हमारे घर की कोई बुजुर्ग है, या तो दादी या नानी यहाँ पर बैठी हुई है। ये महिला सांसद है प्रमिला बिसाई, जो ओडिशा के आस्का सीट से बीजेडी की सांसद है। प्रमिला बिसाई पहली बार 2019 में जीतकर सांसद बनी। सांसद बनने से पहले प्रमिला आस्का में 700 महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी। इस ग्रुप का काम ये था कि वो आंगनबाड़ी में उन बच्चों के पास पहुंचती थी जो स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों से दूर रहते थे। इसके साथ ही प्रमिला बिसाई पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने के लिए खूब काम किया। अभी भी इसी काम में वो जुटी भी रहती हैं। ओडिशा की मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रमिला बिसाई के काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रमिला जी को सीधे 2019 में आस्का लोकसभा से चुनाव लड़वा दिया और प्रमिला बिसाई चुनाव जीत भी गई। ये हमारे देश का रंग है, ये हमारा लोकतंत्र है। प्रमिला जी जैसी महिला सांसदों की संख्या अब इस लोकतंत्र में, हमारे इस लोकसभा में बढ़ने वाली है, विधानसभा में बढ़ने वाली है। और जो महिलाएं समाज सेवा में जुटी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, जो देश के विकास की भागीदार बनना चाहती हैं, वो सब इस संसद भवन में पहुंचेंगी, सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगी। और जो रंग आज लोकसभा में दिखा वो और गहरा, वो और खूबसूरत, वो और दृढ़ तरीके से नजर आएगा। पुरुष और महिला को जिंदगी का 2 पहिया माना जाता है, जिंदगी की गाड़ी का। जब दोनों मिलकर बराबरी से कोई कानून पर चर्चा करेंगे तो जनता के लिए वो और लाभदायक होगा। और इसीलिए आज तो फैसला लोकसभा ने किया, वो ऐसा मील का पत्थर है जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, संविधान के 2 उन शब्दों का जिक्र करते हैं जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। तो बात इस मुद्दे की करना जरूरी है। संविधान से जुड़ा मुद्दा है। भारत का संविधान हम सबके लिए सबसे बड़ी किताब है। हमारे लिए इसका दर्जा सबसे बड़ा है क्योंकि इसी से हमारा देश चलता है, संसद चलती है, सरकार चलती है, अदालतें चलती है, पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। इसमें लिखे एक एक शब्द को हम सलाम करते हैं, हर शब्द का हम सम्मान करते हैं। लेकिन इसी संविधान में कुछ शब्द, या स्पेसिफिकली कहूं तो 2 शब्द, तब से विवाद उन पर है जब से इन्हें जबरदस्ती संविधान में डाल दिया गया। आजकल ये विवाद इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्हें संविधान की, या बाकी सांसदों को जो संविधान की कॉपी दी गई है, उसमें समाजवाद और सेक्युलर शब्द नहीं है। सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये 2 शब्द नहीं मिले। मैं अपनी तरफ से ये 2 शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे। कौन से 2 शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये 2 शब्द नहीं थे। सेक्युलर और सोशल। इसीलिए आज इस पूरे विवाद पर बात बहुत जरूरी हो जाती है। 2 बातें याद रखिएगा, और 2 बातें कौन सी हैं? 1976, ये पहली बात, और दूसरा 42वां संशोधन। ये 2 बातें आपको याद रखना जरूरी है। इन दोनों बातों पर मैं आऊं उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये वो साल है 1976 जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला था, जो साल आज भी हम भारतवासियों को आपातकाल की डरावनी याद दिलाता है। हमें गर्व है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत प्रस्तावना से होती है
और प्रस्तावना की पहली पंक्ति क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये पूरी प्रस्तावना, इस प्रस्तावना की एक एक बात सर आंखों पर, लेकिन इसमें आप जो शब्द ब्लिंक करते हुए आप देखेंगे या जो आप हाइपरलिंक में इस वक्त देखेंगे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, ये मूल संविधान का हिस्सा था ही नहीं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये वो दो शब्द हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन शब्दों को जब प्रस्तावना में डालने की कोशिश की गई तब हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हें ठुकरा दिया था। जब संविधान निर्माण के वक्त एक शब्द पर बहस हो रही थी ना, तब दो सदस्यों केटी शाह और ब्रिजेश्वर प्रसाद ने सेक्युलर और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ने की मांग की। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे नहीं माना। उन्होंने क्या कहा था, बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जो है वो इसलिए नहीं आ सकते, मतलब उन्होंने ठुकरा दिया और ये कहा कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें लोगों को समय और परिस्थितियों के मुताबिक खुद तय करना होगा। इसे संविधान में निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। मतलब संविधान बनाने वालों को ये दोनों शब्द उस वक्त मंजूर नहीं थे और खुद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इन शब्दों समाजवादी और सेक्युलर को प्रस्तावना में जोड़ने की मुखालिफत की। फिर भी इन शब्दों को जबरदस्ती संविधान में डाल दिया गया और वो साल था 1976 और जिस संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया था वो था 42वां संविधान संशोधन। 1976 का साल तो आप जानते हैं, ये वो टाइम था जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। विपक्ष के ज्यादातर नेता जेल में डाल दिए गए थे, अखबारों पर सेंसरशिप थी। जैसे आजकल 14 पत्रकारों पर विपक्ष का बैन है, ये तो नुक्ता भर है, लेकिन तब कोई भी संपादक या संवाददाता अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकता था। अखबार छापने से पहले इंदिरा सरकार के अफसर एक एक शब्द को चेक करते थे। ना लिखने की आज़ादी थी और ना बोलने की आज़ादी थी। पूरा देश एक बड़ा जेलखाना बना हुआ था। जब संविधान में दिए गए नागरिकों के हक उनसे छीन लिए गए थे, उस दौरान जबरदस्ती इन शब्दों को प्रस्तावना का हिस्सा बना दिया गया। न जाने कौन सी जल्दबाजी थी, न जाने कौन सी हड़बड़ी थी। विपक्ष के सांसद कुछ कर ही नहीं सकते थे, विरोध करने की आजादी थी ही नहीं। जो इंदिरा गांधी या उनकी सरकार कहती वही कानून था। और विरोध फिर कौन करता? इतनी दहशत थी कि जो विरोध में मुंह खोलता या अपनी आवाज मुखर करता, उसे अगले ही सांस में जेल की हवा खानी पड़ती थी। आज जो लोग या नेता अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं ना, सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बड़ी असहिष्णुता है, वो देखें कि आज संसद में क्या हुआ। सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई, दिन भर तीखी बहस हुई, उसके बाद वोटिंग हुई। आपने देखा सरकार पर आरोप भी लगे और उन आरोपों का बाकायदा जवाब भी दिया गया।
अब ऐसे में सवाल तो जरूर बनता है ना कि सेक्युलर शब्द था, उसे संविधान में डालने के लिए संसद में क्या हुआ? आपातकाल में संसद में किस तरह की बहस हुई? आप खुद लगाइए, क्योंकि विपक्ष अंदाजा लगाइए, क्योंकि विपक्ष के सांसद अपनी जान बचाते कि वहां पर सवाल पूछते। संविधान वो किताब है जिसकी पवित्रता सवालों से परे है, कोई सवाल नहीं, और इसीलिए इसके किसी भी शब्द या क्लॉज में बदलाव करने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 1000 मर्तबा विचार होता है। इसके अलावा दो बातें भी आपको ये जरूरी है जानना। संविधान के दो हिस्से हैं, एक तो उसका शरीर है और दूसरी उसकी आत्मा है। प्रस्तावना जो अभी मैं पढ़कर आपको सुना रही थी वो संविधान की आत्मा है, रूह है, और संविधान के आर्टिकल्स इस शरीर के अलग अलग अंग हैं। अब तक संविधान के शरीर में तो 127 बार संशोधन हो चुके हैं और आज 128वां संविधान संशोधन, लोकसभा में वोटिंग हुई और अब वो कानून में तब्दील हो गया है। लेकिन उसकी आत्मा यानी प्रस्तावना, उसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो 1976 में। और दिलचस्प ये है कि ये संशोधन तब हुआ था जब इंदिरा सरकार अपना कामकाज पूरा कर चुकी थी। इंदिरा गांधी ने 18 मार्च 1971 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मतलब 5 साल के कार्यकाल को अगर गिने तो उनकी सरकार की अवधि मार्च 1976 में खत्म हो जाती। लेकिन ये संविधान संशोधन कब हुआ? 1 सितंबर 1976 को। अब आप पूछेंगे कि कोई सरकार 5 साल के बाद तो कंटिन्यू नहीं कर सकती ना। जब 5 साल के लिए ही सांसद चुने जाते हैं तो सांसदों द्वारा चुना गया पीएम छठे साल में क्या कर रहा था? ये इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसके लिए संविधान संशोधन कर दिया, अपना कार्यकाल 6 साल कर लिया। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार ऐसा हुआ। इसीलिए संविधान के एक-एक शब्द का सम्मान करने के बावजूद इन दोनों शब्दों पर लगातार विवाद होता रहा। इसके पीछे की वजह यह है कि ये दोनों शब्द संविधान की भावना के खिलाफ है, बाबा साहेब के मिशन के खिलाफ है, खुद जवाहरलाल नेहरू की मान्यताओं के खिलाफ है। संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि सरकार धर्म या उपासना पद्धति का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार सबके लिए काम करेगी, सबका साथ होगा, सबके विकास की बात होगी। फिर पंथ निरपेक्ष शब्द की क्या जरूरत है? ये जो सेक्युलर या पंथ निरपेक्ष शब्द है ये हमारी परंपरा का शब्द है ही नहीं। इसका विचार तो यूरोप से आया, जहां सरकार को चर्च में या चर्च के दखल से मुक्त कराना मकसद था। मतलब ये विदेशी शब्द है क्योंकि सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम मानता है। हिंदुस्तान में सरकार या सनातन धर्म को मानने वाले धर्म या पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं होती है, ये परंपरा है। आप हमारे देश की सरकार चलाने वाले 2 प्रधानमंत्रियों के बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे। भारत सेक्युलर है तो बीजेपी या आरएसएस की वजह से नहीं है, उसके बावजूद। जी हाँ, और 82% हिंदू हैं और ये हिंदू के सोचने का तरीका है। हिंदू एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है, हिंदू एक पैगंबर से जुड़ा हुआ नहीं है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी हिंदू है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत का सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि संविधान के अंदर वो शब्द जोड़ दिया गया है। भारत हजारों साल से सर्वपंथ समभाव इस तत्वज्ञान से जुड़ा हुआ है। भारत ही दुनिया में एक देश है जिसकी फिलॉसफी कहती है एकम सत्य विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा संविधान हमारे देश की सनातनी परंपरा और भारतीयता की पहचान है, हर भारतीय की शान है। और इसीलिए भारतीयता के इस ग्रंथ में कोई विदेशी विचार आसानी से जज्ब नहीं होता है। सेक्युलर शब्द को संविधान में अगर डाले हुए 47 साल हो चुके हैं, तभी से इस संविधान के इस बदलाव को लेकर लगातार विवाद होता रहा है और इसे हटाने के लिए आवाज़ बुलंद होती रही है। इसे हटाने के लिए जो दलीलें दी जाती हैं उसको भी संक्षिप्त में जान लीजिए। पहला एतराज़ तो ये है कि सेक्युलर शब्द का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है और इसे 1976 में राजनीतिक कारण से जोड़ा गया था ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। इसका मकसद तुष्टीकरण था। इसके अलावा ये भारत के लिए विदेशी अवधारणा या कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद भले ही हुआ हो, लेकिन भारतीयता हजारों सालों से कायम है और इसीलिए सेक्युलर शब्द को हटाने के लिए लोग अदालत भी पहुंच गए। संसद में भी इसे हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए। 2015 में जब विपक्ष ने इस पर हंगामा किया था, तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, आपको सुनना चाहिए। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है, सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। ये बयान 15 नवंबर 2015 का है। कुल मिलाकर ये विवाद नया नहीं है। 47 साल से सेक्युलर शब्द पर विवाद चल रहा है। ये नया भारत है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो इसके मूल में है, जो हिंदुस्तान के भारत की रूह में है, वसुदेव कुटुंबकम, जो इस धरा पर रहता है वो हमारा है और इस धरा के कण कण में सनातनी परंपरा है। ये हमारी पहचान है, हमारा संविधान है। इसीलिए सेक्युलर जैसी विदेशी अवधारणा से लगातार जो सरकार आई है वो बार बार ये कहकर जानने और परखने की कोशिश कर रही है कि क्या इसकी ज़रूरत है। उसने कभी भी इससे नज़दीकी नहीं बनाई है और ये मसला इसलिए उठा क्योंकि जो प्रति दी गई थी उसमें वो दो शब्द नहीं थे जो 1976 में ऐड कर दिए गए थे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मूल प्रति है, ओरिजिनल संविधान की कॉपी है जो तमाम सांसदों को दी गई, जिसमें ये दो शब्द नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का भारत है, नया भारत है जो किसी भी चीज से किसी भी चीज से डरता नहीं है, हर चैलेंज को लेने की तैयारी रखता है। ये वो नया भारत है जो अपनी संप्रभुता से अब समझौता नहीं करता और जो भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। ये भारत ने फिर से बता दिया है कनाडा के केस में। कनाडा में खालिस्तानी भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचा रहे थे। भारत ने डंके की चोट पर समझा दिया ट्रूडो जब यहां आए थे कि आपको फैसला लेना होगा, लेकिन कनाडा के पीएम तो अलग ही निकले। उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। इसीलिए भारत से अच्छे खासे रिश्तों को खत्म करने पर वो तुल गए हैं और ये उनकी इमेच्योरिटी ही है जो वो भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर को तरजीह नहीं दे रहे हैं, वो तरजीह दे रहे हैं खालिस्तानी आतंकियों को। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। ट्रूडो खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर जिस तरह झूठ बोल रहे हैं वो उन्हीं की संगत का असर है। साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रूडो अपॉर्चुनिस्ट इस वक्त हैं, इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, खालिस्तानियों का मोहरा बन रहे हैं। क्योंकि भारत में हुई G20 समिट में शामिल होने आए ट्रूडो जब वापस लौटे तो उनके देश की मीडिया ने कहा कि उनको सम्मान नहीं मिला। कैनेडियन मीडिया ने जस्टिन ट्रूडो की खूब खिंचाई की, ट्रूडो को भारत से खराब होते रिश्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसका नतीजा यह हुआ कि भरी संसद में ट्रूडो ने झूठ की दुकान सजा दी। ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में, और हम खालिस्तानी आतंकी मानते हैं, ये साहब लोग उनको सोशलिस्ट मानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं। तो ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसके मर्डर में भारतीय एजेंसियों का हाथ सामने आया, एलिजिड हाथ सामने आया। एक देश का पीएम दूसरे देश पर आरोप लगा रहा है बगैर किसी सबूत के। दरअसल G20 समिट से पहले भी वो ये मुद्दा उठाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को, ब्रिटेन को, ऑस्ट्रेलिया को, उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट्स को बातचीत के लिए बुलाया था, मतलब उनसे बातचीत की थी, लेकिन किसी ने ट्रूडो का साथ नहीं दिया। अच्छा, साथ देना तो दूर, पीएम मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया तक नहीं। और ये दावा किसी और ने नहीं, WP यानी वॉशिंगटन पोस्ट ने किया है। ट्रूडो सोच रहे थे कि वो इस मुद्दे पर भारत को घेरेंगे, बाकी देशों का भी उन्हें साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल कनाडा
फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का भी सदस्य है, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। कैनेडियन सरकार ने इन देशों से भारत के खिलाफ बयान देने के लिए कहा, लेकिन भारत से अच्छे रिश्तों के चलते इन सब देशों ने कनाडा का साथ नहीं दिया और कनाडा अलग थलग पड़ गया। अपनी वर्ल्ड वाइड झूठ पकड़े जाने और बेइज्जती होने के बाद ट्रूडो सरकार ने क्या किया? भारत के एक प्रमुख राजनयिक को निष्कासित कर दिया। लेकिन ट्रूडो ये भूल गए कि ये भारत बदला हुआ भारत है। भारत ने फौरन जवाब दिया, कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब किया और महज 4 मिनट की मुलाकात में अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। भारत इतनी सख्त कार्रवाई करेगा, ट्रूडो ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये देखकर ट्रूडो अपने बयान से पलट गए। और कैसे पलटे? ट्रूडो ने कहा कि हम सब कुछ साफ करने और उचित प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रूडो खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं। ट्रूडो की सत्ता खालिस्तानियों के समर्थन से चल रही है। वो सोच रहे हैं कि कनाडा में रहना है तो खालिस्तान का जयकारा करना है, और उनको ये लगता है कि कनाडा में रहने वाले सारे सिख जो हैं इन खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुली छूट दे रखी है। हकीकत क्या है? जस्टिन ट्रूडो, मैं आपको बताती हूं। जिस खालिस्तान को आप अपने यहां पनपने दे रहे हैं ना, इसका दंश भारत ने झेला है। देश का प्रधानमंत्री खोया है। हमारी तेजस्वी इंदिरा गांधी इसी खालिस्तान की भेंट चढ़ गई थी। हमारा पंजाब सालों तक इसकी आग में जला है। कितनी जाने गई है, तब जाकर भारत में शांति आई है। याद रखिएगा मिस्टर ट्रूडो, आज जिस खालिस्तान के आप हिमायती बने हुए बैठे हैं ना, वो एक दिन आपको निगल जाएगा। फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। शायद आपको याद नहीं होगा, और अगर नहीं है तो मैं याद दिलवा देती हूं। आपके पिताजी ने भी एक आतंकी को भारत को नहीं सौंपने की गलती की थी। 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता और तत्कालीन कैनेडियन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से किए गए खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई और हादसे में मरने वालों की सबसे ज्यादा 268 कैनेडियन सिटीजन्स की मौत हो गई। लेकिन फिर भी ट्रूडो उन्हीं खालिस्तानियों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कनाडा में पनपने दे रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू सरेआम भारत को धमकियां देता है, कनाडा में भारत के टुकड़े करने की बात करता है। आप उसे यह सब करने की खुली छूट देते हैं। खालिस्तान मतलब आपको यह लग रहा है कि सबके सब सारे के सारे सिख हो गए, तो आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग मिस्टर ट्रूडो। कनाडा में रहने वाले सारे सिख हिंदुस्तान को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। इन मुट्ठी भर खालिस्तानियों की वजह से आपको लगता है कि आपकी जीत हो जाएगी। आप जीते ना जीते, आपका कनाडा हार जाएगा। मुट्ठी भर लोगों को सिख समुदाय से जोड़कर सिखों को बदनाम नहीं कर सकते आप। सिख भारत की आन बान शान है। सिख हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। सिखों ने हर जिम्मेदारी मजबूती से निभाई है। भारत का प्रधानमंत्री सिख, राष्ट्रपति सिख, सेना अध्यक्ष सिख, वायुसेना अध्यक्ष सिख रहा है। भारत की तरफ से जंग लड़ने वाले सबसे ज्यादा सिख समुदाय से आए हैं। भारत के बॉर्डर पर देश की हिफाजत करने वाले अपनी पगड़ी पर, अपने कृपान पर फख्र करते हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा शहादत देने वाले यही कौम है। भारत के सिखों ने हर जिम्मेदारी मजबूती से निभाई है, और इसीलिए मेरे देश के सिखों को मिस्टर ट्रूडो आप बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए इन खालिस्तानियों के आगे घुटने टेककर। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे। ना बनेगा, ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा, जाके इंडिया में कहीं भी नहीं बनेगा। ये
तिरंगे की शान बनाने के लिए सिखों ने सबसे ज़्यादा खून बहाया है। और अगर आज कोई इंसान उस तिरंगे का अपमान करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारे गुरुओं की शहादतों का अपमान है। हमारे जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, 70% से ज़्यादा शहादतें फांसी के रस्से चूमे हैं, उसका अपमान करता है। तो मैं समझता हूँ कि सिख जो हैं वो इस देश का इंटीग्रल पार्ट हैं। ये देश हमारा है और हम किसी भी कीमत पे ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अवसरवादी भी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं। कनाडा को दूसरा पाकिस्तान उन्होंने इसीलिए बना दिया है ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये उनके लिए वापस आने की अपॉर्चुनिटी है सत्ता में। जिस तरह पाकिस्तान आतंक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पनाहगाह है, उसी राह पर कनाडा इस वक्त चल रहा है। दुनिया के ड्रग माफियाओं का अड्डा है इस वक्त कनाडा। भारत से भागे क्रिमिनल कनाडा में बैठकर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज ही एनआईए ने 43 आतंकियों की लिस्ट और फोटो जारी की है जिनका संबंध कनाडा से है। पाकिस्तानी आईएसआई कनाडा को अपना बेस बना चुकी है। पाकिस्तान जो चाहता है कनाडा में करता है। खालिस्तान को भी पाकिस्तान फंड करता है, लेकिन पाकिस्तान पर तो आप क्या हो जाता है पता नहीं। बलूच नेता की कनाडा में पाकिस्तानी एजेंसी ने हत्या करवाई। ट्रूडो जी, तब तो आपको कोई ना दिखाई दिया और पता नहीं आपके ये तल्ख तेवर कहाँ चले गए थे। जब 2020 में बलोच नेता करीमा बलूच की हत्या कनाडा में की गई थी, तब करीमा के पति ने पाकिस्तानी सेना पर हत्या का आरोप लगाया था। आईएसआई पर शक के बावजूद पीएम ट्रूडो आज तक कुछ नहीं बोल पाए और इसीलिए जस्टिन ट्रूडो आपको आंखें खोल देनी चाहिए। भारत जैसे मुल्क से अपने रिश्ते खराब आप कर ही चुके हैं, लेकिन अगर अभी भी अक्लमंदी से काम नहीं किया तो पूरे कनाडा को आप तबाह कर देंगे और आपकी इस मतलबी राजनीति का खामियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है कि आप सत्ता के लिए खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ अपनी धरती का प्रयोग करने देंगे और हम चुप बैठेंगे। कनाडा ने एडवाइजरी जारी की, कनाडा के लोग भारत में जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, असम में ना जाए। भारत ने भी नहले पर दहला मारते हुए एडवाइजरी जारी कर दी। कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि खालिस्तानी घटनाओं वाले इलाकों में न जाएं, यात्रा से बचें। कनाडा में सिर्फ एक खालिस्तानी ग्रुप हो तो समझ में आए ना। वहां आतंकी जो हैं वो कनाडा की धरती पर राज कर रहे हैं, ट्रूडो राज में राज कर रहे हैं। जन्नत समझकर मौज काटी जा रही है, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू है, सिख फॉर जस्टिस वाला। अर्शदीप सिंह डाला है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स वाला। मोनिंदर सिंह बजल है, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है। मनवीर सिंह खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है। मनदीप सिंह धालीवाल खालिस्तानी टाइगर फोर्स है। गुरजीत सिंह चीमा खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट का है। ये वो सारे लोग हैं, कैसे मौज काट रहे हैं देखिए। गुरप्रीत सिंह खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट, गुरजिंदर सिंह पन्नू। अब ये क्यों मौज काट रहे हैं? क्योंकि मिस्टर ट्रूडो की मजबूरी है कि सत्ता में बने रहना है, तो खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत धारीवाल का समर्थन उसे चाहिए ही चाहिए। जगमीत सिंह धारीवाल कौन है? जिम्मी है। कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता है जगमीत सिंह धारीवाल और उसके सपोर्ट से ट्रूडो सरकार जो है वो चल रही है 338 सीटों वाली कनाडा संसद में। बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 सांसद हैं, 12 सांसदों की कमी है और वो जगमीत सिंह पूरी कर रहा है। जगमीत की पार्टी ने 2021 में 24 सीटें जीती। खालिस्तानी जगमीत और ट्रूडो ने मिलकर सरकार बनाई। जगमीत खालिस्तानी समर्थक नेता भी है, जो भारत के खिलाफ जब देखो जब जहर उगलता रहता है। जगमीत कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को पनाह देता है। अमेरिका में भी भारत विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करता है। खालिस्तानी जगमीत के कारण ट्रूडो पूरे कनाडा की बलि दे रहे हैं, क्योंकि कनाडा में माफिया राज बढ़ता जा रहा है। ऊपर से भारत के साथ संबंध खराब करके ट्रूडो व्यापार में घाटा भी खाने वाले हैं, क्योंकि आज भारत को कनाडा की नहीं, कनाडा को भारत की जरूरत है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसीलिए तो भारत के खिलाफ कनाडा का साथ देने की कोई सोचता तक नहीं। जस्टिन ट्रूडो को भी ये समझना होगा, वरना कनाडा की जनता अगले चुनाव में खुद ही समझा देगी। बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल
इन सारी खबरों के साथ द रूबिका लियाकत शो में मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए भारत 24।